हमारा जो सेगमेंट है, ये सेगमेंट हमने अपना इस वजह से रखा है आपके लिए कि कुछ मुल्की जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी आपको उस बारे में भी अपडेट रखा जा सके। वैसे तो आजकल हर बंदा बाशाऊर है, हर बंदे को पता है कि क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क की सियासत में, चाहे वो वफाक की सतह पर है या सूबाइयत की सतह पर है। सूबाई लिहाज से भी हर कोई जानता है। हम पंजाब की सियासत और वफाक ज़ाहिर ओवरऑल इस पर बात करेंगे। और महंगाई जिससे हर बंदा परेशान है, महंगाई का ये दौर है, कब एक आम आदमी को पाकिस्तान की रिलीफ मिलेगा, क्या होने जा रहा है। हमारे ये हुक्मरान जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम इलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करके जब हम इनको ले के आते हैं तो आते साथ ही ये हमारे हुक्मरान हमसे किए हुए वादे, जब इन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी होती है तो वो जो वादे होते हैं, वो जो इनके दावे होते हैं, ये आते ही अपनी कुर्सी पर बैठ करके इक़्तिदार जब इनको मिलता है तो ये भूल क्यों जाते हैं। अवाम की जो बेसिक नीड्स होती हैं इनकी प्रायोरिटी क्यों नहीं रहती है। ये अवाम के साथ जिस रोटी, कपड़ा, मकान और महंगाई से छुटकारा देंगे, पेट्रोल सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे, अशय खुर्दानोश सस्ती करेंगे, ये सब वादे, ये सब दावे इनके हवा क्यों हो जाते हैं। तो मुल्क की सियासी सूरत हाल भी बात करते हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो मेरे साथ आज मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, जहांगीर हुसैन बारा साहब हैं, आप रहनुमा हैं PTI, और अली तारिक चीमा साहब हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, जबकि मियाँ हबीब साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। तो अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पर, सबसे पहले तो अपने मॉर्निंग शो में आप दोनों को वेलकम करती हैं। बारा साहब से आगाज़ कर लेते हैं। बारा साहब, आप बताइएगा, महंगाई, फिर दूसरी तरफ सियासी अफरा तफरी है, लोग बड़े परेशान हैं, कब मिलेगा आम आदमी को रिलीफ पाकिस्तान के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मदिया, मौका दिया इस, क्योंकि ये एक बर्निंग इशू है इस वक्त पूरे पाकिस्तान का और ख़ास तौर पे। अच्छा, इसकी वजह ये है कि जब किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी मुआशरे के अंदर, जब आप क्योंकि हम बेसिकली हम एक जमहूरी मुल्क हैं जी, और जमहूरियत ही हमारा तर्ज़ हुकूमत है जी। हाँ। तो जब उस जमहूरी सिस्टम को आप डीरेल करके एक मखसूस, जैसे कि आज ये जो फैमिली इस वक्त रूल कर रही है, तो वो एक आम उनका एक जुमला होता था कि मुझे भी पता है किस तरह इक़्तिदार हासिल करना है और किस तरह थोड़ा सा झुक के, थोड़ा सा ये करके, और वो इस तरह फिर हम किसी के बूट पॉलिश करके, तो फिर उसके बाद हमें पता है कि किस तरह हमने इक़्तिदार में जाना है। सही। अब उस वक्त तक तो उनका स्टैंड ये था कि हम असूलों पे खड़े हुए हैं, वोट को इज़्ज़त देना चाहते हैं, लेकिन बाद में फिर चूंकि उनकी मजबूरी थी, वो फिर आए और वही तरीका ना, वोट को इज़्ज़त दो ना जी, वही फिर वो वोट को जिल्लत मिली, और वही फिर खातून जो है पंजाब के ऊपर हुक्मरान बन के आई। और आज चूँकि बेसिकली मसला पाकिस्तान के अंदर वसाइल का नहीं है, ये मैं आपको बात बता दूँ, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जिसमें अल्लाह ताला ने 4 बेहतरीन मौसम दिए हैं। बेशक आपके पास जो पैदावारी लिहाज से, और आप इस तरह का एक खिता है कि जिसके अंदर पूरी दुनिया की ट्रेड जो है ना वो यहाँ पर चलती रही है। और ये मुल्क जब 1947 में बना है, तो उसके बाद आप इसकी ग्रो अप देखें तो 65 तक, 70 तक आप थ्रू आउट जब इसको देखते हैं, तो ये मुल्क आप जर्मन और जापान को जो है कर्जे देता रहा। यानी देखे ना, ये जब एक नया एक मुल्क बना था, और इस दौरान इस तरह इसके हालात थे, आपका PIA, आपके इदारे, आपका निज़ाम, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, और हर चीज़ जो थी ग्रो अप कर रही थी। तो बारा साहब हुआ क्या ऐसा? नहीं, देखे ना, फिर हुआ ये है ना कि जिस तरह जब आप किसी भी डिक्टेटर के थ्रू जिस तरह भी आप फिर हुकूमत लेंगे, आज मुझे ये बताएं ना कि कोई भी बाशऊर पाकिस्तानी आज वो बता दे कि ये जो हुकूमत मौजूदा बनी है, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जिस तरह चोरी करके फॉर्म 47 के ज़रिए से जब आप इक़्तिदार में बैठते हैं, फिर आपको अवाम की फ़िक्र नहीं होती, और ना ही है इन्हें। यानी क्योंकि बेसिकली अवाम ने तो रिजेक्ट किया था, अवाम से इंतकाम लिया जा रहा है। और जो बेसिक जो उस वक़्त पार्टी जीती थी, वो आपको भी पता है कि PTI ने कौमी असम्बली की 200 से ज़्यादा सीटें जीती थी, और ये 17 सीटों वाली पार्टी को जब आप इक़्तिदार में बिठा देंगे, और यही सूरत हाल पंजाब में भी रही, तो इन वजूहात के ऊपर जब आप, और असल मसला मैं फिर वही बात पे आता हूँ कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं है, सिर्फ वसाइल की तकसीम का जो निज़ाम है ना, वो गलत लोगों के हाथ में है, और जिसकी वजह से आज हम महंगाई के
समझ के कुएं में गर्क होते जा रहे हैं। और हर बंदा जो आपकी एक तो पहले क्लास होती थी लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, आज आप ये समझ लें कि अपर मिडिल क्लास तक लोग जो है ना वो बिजली के बिलों से और ये आम खाने पीने की चीज़ों के ऊपर वो इस तरह पिस के रह गए। और सबसे बड़ा जो मसला है इसमें भैया, आप ये मेरी बात नोट कर लें कि बेसिकली कोई भी मुल्क, जब उस मुल्क के अंदर आपकी इंडस्ट्री चलती है, आपके वहाँ के रहने वाले लोगों को रोज़गार मिलता है, तो फिर महंगाई जो है ना वो फील नहीं होती, ऑटोमेटिकली कम होना शुरू। हाँ, लेकिन ये यहाँ पे हालत है कि बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस वक्त आप ये देखें कि ये पिछले 3 सालों से, जब से इमरान खान साहब को हटा के ये हुकूमत बनी है, तो इन 3 सालों के अंदर, बल्कि 3 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया, आप ये देखें कि महंगाई किस कदर ऊपर गई, बेरोज़गारी बढ़ी। आपकी तकरीबन इस वक्त 45% जो है ना वो ग्रोथ नीचे गई है। और इसके साथ साथ जो इस वक्त बेसिकली आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो है ना वो मुलाजा करें, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई हैं कि जी इस वक्त हमने इसमें ना बहुत ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि मुसल्लत किया गया है, आपको ला के अवाम के सरों पर बिठा दिया गया है। एक तो उनका वो कह रहे हैं कि जो उनका हक है वो आप लोगों ने सल्ब किया है, फिर वो कहते हैं कि उनके टेन्योर में इतनी महंगाई नहीं थी, 3 सालों में आपने ये सब किया है जो अवाम आज भुगत रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बारा साहब अगर ये जो बातें कह रहे हैं ये बेसिकली ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। ये जो बात इन्होंने की है, इस हर बात को अगर आप सुने, समझें और परखें। मिसाल के तौर पे इन्होंने बात की है जी मुल्क में डिक्टेटरशिप के ज़रिए जब जमहूरियत नाफज होगी तो मुल्क तबाही की तरफ जाएगा। ये अच्छा होता अगर बारा साहब ये बताते कि 2018 में किस तरह इलेक्शन रिग्ड किए गए, किस तरह आरटीएस को बिठाया गया, तो ज़्यादा अच्छा था। काश बारा साहब ये बताते कि 2014 में जब पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ की क़यादत में टेक ऑफ की तरफ बढ़ रहा था और चाइना के सदर पाकिस्तान आने का शेड्यूल दे चुके थे, तो किस तरह सड़कों पे हंगामे बर्पा किए गए और एक चाइना के सदर की आमद को रोका गया, ताकि जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में तो दंगे हो रहे हैं, जब आपने अपने घर की तस्वीर ही ये पेश कर दी है पूरी दुनिया को कि भाई यहाँ पे अनसर्टेनिटी है, यहाँ पे दंगा फसाद है, यहाँ पे मैं OIG तुम्हें फांसी लगा दूंगा, नवाज शरीफ तुम्हारे मैं गले में रस्सा डाल दूंगा, जब वो ये सुनेंगे वो देखेंगे वो यहाँ पे क्यों आएंगे। और जब वो यहाँ पे नहीं आएंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो इंडस्ट्री कैसे बूस्ट करेगी, और जब इंडस्ट्री बूस्ट नहीं करेगी तो एम्प्लॉयमेंट के जो चांसेस है वो कैसे बढ़ेंगे, और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी तो रोजगार जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, ये कैसे कम होगी। मैं ये समझता हूँ कि मेरे भाई ने थोड़ी सी अगर इस पे ज़्यादा ये कोशिश करते तो ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको ब्रीफ कर सकते थे। अगर ये इस तरह बताते कि इमरान खान साहब वो PTI के रहनुमा हैं जो डे फर्स्ट से आप इमरान खान की तारीख उठा लें, ये बार बार मेरे दोस्त PTI वाले जो बार बार फ़ौज की बात करते हैं, पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये फ़ौज क्या इंडिया की फ़ौज है? अगर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन पॉलिटिकल गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट, तो ये एस्टेब्लिशमेंट इंडिया की तो नहीं है कि मैं इनसे बात नहीं कर सकते तो उनके साथ मसले। अब इनका दोहरा मेयार क्या है? इनका दोहरा मेयार ये कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जब टेक ऑफ यहाँ पे टेकअप किया सेटअप, और उस वक़्त के 2/3 अक्सरियत वाले लीडर मियां नवाज शरीफ को जब उसने उसको गिरफ्तार कर लिया। और ये चीमा साहब इनका अपना नारा है, इनके लीडर का, उन्होंने कहा था कि मैंने इन हुक्मरानों से बात नहीं करनी, मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं देखिए जब मुशर्रफ ने जब भी मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया तो पूरी पाकिस्तान की सियासी जमातें उसके अगेंस्ट हुई, और उसके साथ सिर्फ एक ही शख्स खड़े हुए थे और उनका नाम था इमरान खान। और इमरान खान ने बाकायदा नाम लेके कहा कि नवाज शरीफ, जरदारी, फजल रहमान एटसेट्रा ये सारे करप्ट हैं और फौज ही बेहतरीन हल है इस मुल्क का, इस सियासी निज़ाम का। लेकिन होता क्या है, जब मुशर्रफ उनकी बात नहीं मानता कि उनको 100 MNA प्रोवाइड नहीं करता, ये मुशर्रफ की किताब में लिखा हुआ है, मुशर्रफ ने लिखा था ये मुझसे 100 MNA मांग रहे थे और वजारत उज़्मा की डिमांड थी, जब नहीं मांगी तो मुशर्रफ के उम्मीदवार के खिलाफ जब फजल रहमान उम्मीदवार बने तो उनको वोट दे दिया। खान साहब की जो शख्सियत है ना, ये बेसिकली अवामी शख्सियत नहीं है, इनके लिए अवाम मैटर। अच्छा, अब वो शख्सियत 2014 में तो सड़कों पे थी ना, अब तो जेल में है, अब क्यों नहीं महंगाई? मैं आपको बताऊं, देखे ना इन्होंने जिस तरह बात की, देखे नहीं ये क्या है, मतलब आप अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं दोनों यहाँ पे बैठ के।
मलबा आप पे डाल रहे हैं, आप मलबा उन पे डाल रहे हैं। भाई अवाम ये जानना चाहते हैं आपने ये सब्जियां, ये फल, ये पेट्रोल, ये बिजली, ये गैस, ये अवाम को कब देंगे? जी जी, आप दोनों शख्सियात को इसलिए बुलाया गया है। मैं बताता हूं, वो आप पे मलबा डाल रहे हैं, आप उनके लीडर पे, अब तो वो जेल में बैठा हुआ है। मैं मलबा नहीं डालूंगा, 3 साल हो गए, प्लीज मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा। आपने अवाम को क्या दिया? मरियम बीबी ने कहा था, मरियम बीबी ने क्या दिया? देखें, मरियम बीबी ने जो दिया है पूरे पाकिस्तान में 3 सूबे मिलके नहीं दे सके। 1.5 साल हो गया है, 1.5 से पौने 2 साल हो गया है पंजाब की गवर्नमेंट को, और 1.5 से 2 साल इक्विवेलेंट केपीके की गवर्नमेंट को हो गया है। मरियम आई, मरियम ने अपने प्लान से, और आज आप स्टूडेंट्स को देखें लैपटॉप मिल रहे हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वज़ाइफ दिए जा रहे हैं, किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम दी गई है, उनको आसान कर्जा दिया गया, सोलराइजेशन दी गई है, और 1 विंडो ऑपरेशन लोन दिया गया। मेरी बात तो सुनिए ना। लेकिन आप गंदम की क्या आपने किसानों का हाल किया था, ये भी आप याद रखिए। देखें आटे की इस वक्त क्या कीमतें हैं, किसान से किस तरह से गंदम किस तरह बर्बाद की गई किसान की, ये भी आप ज़हन में रखिए। अभी आप देखें गंदम की आपकी बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, वो क्यों फ्लॉप होती हैं? आप बच्चों को लैपटॉप दे रहे हैं, आप बच्चों को बिल्कुल लैपटॉप, स्कूटीज भी दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो लोअर मिडिल क्लास तबका है, इवन मिडिल क्लास इस वक्त सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, उनको बेसिक जो नीड्स है ना जिंदगी की वो नहीं मिल रही हैं। वो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, जब 2017-18 में जब मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, यहाँ पे डॉलर 95 रुपीस का था, घी 140 रुपए किलो था, चीनी 50 रुपए किलो थी, तो इमरान खान साहब कहते थे कि भाई अगर 1 रुपया डॉलर ऊपर जाए तो समझो वजीर आज़म चोर है, अगर आपका 1 रुपया पेट्रोल बढ़े तो वजीर आज़म चोर है। और फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जिनसे वो अभी आपने खुद इस बात की तायद की है कि आज भी वो ये नहीं चाहते, उनको पाकिस्तान से कोई गरज नहीं। तो 179 पे देखें मेरी बात सुनो, उन्होंने सवाल में स्पीच की थी कि मैं महंगाई कम करने नहीं आया, मेरा मसला आलू प्याज की कीमत कम करना नहीं है। जिस शख्स का मोटिव ही अवाम नहीं है, जिस शख्स का मोटिव सिर्फ ये है कि मुशर्रफ को सपोर्ट करो और वजीर आज़म बन जाओ, उसके अपना जनरल फैज की गोद में बैठो और वजीर आज़म बन जाओ, और आज भी उनको अवाम की फिक्र नहीं है, ये तो अवाम को धोखा दे रहे हैं। आज भी उनका मसला ये है कि किसी तरीके जनरल सैयद आसिम मनीर जो इस वक्त फील्ड मार्शल है, किसी तरीके वो मुझसे बात कर रहे हैं, किसी तरीके मेरी बात सुनो प्लीज। अब तक जब 70 में पेट्रोल था, मंसूबे हमने शुरू किए हैं, मरियम बीबी ने, सीएम साहिबा ने, वो लोगों को, इनसे मेरी गुजारिश है कि केपीके के भी कोई मंसूबे बता दें, पूछने देना। तो महंगाई वो कहते हैं हमने मंसूबे शुरू किए हैं, और आप वो कहते हैं कि ये इमरान खान साहब ने नारा लगाया था कि चोर होता है वो वजीर आज़म, क्या कहेंगे आप? बेसिकली ना जो हमारा जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक ये है कि हमने देखना है कि ये महंगाई है, बेरोजगारी, गुर्बत, करप्शन, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हैं। अच्छा, ये हैं जिसमें पाकिस्तान का आज एक आम आदमी सफर कर रहा है। अच्छा, अगर आप इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं, इसमें आप किसी भी एक फैमिली को 1 लाख रुपया दें और उसे कहें कि 1 महीने का बजट बनाएं, किराए का मकान और बिजली के बिल, गैस के बिल और दूसरे लवाजमात और बाकी बच्चों की फीसें वगैरह सारा टोटल मिलाएं ना, तो वो 1 लाख में भी घर का बजट नहीं चलता और ना ही बन सकता है। अब मुझे बताएं कि इस वक्त आम मजदूर या आम वर्कर जो है वो कितनी तनख्वाह ले रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई ले रहा है 35 से 40 हज़ार रुपया। अब देखिए, अच्छा, अगर आपकी हुकूमत होती तो एक आम आदमी की सैलरी कितनी होती? मैं आपको थोड़ा सा ना वैसे ना कंपैरिजन करवाना चाहता हूँ कि जो पिछला दौर गुजरा है। देखिए 1985 से मुस्लिम लीग नून इस मुल्क के ऊपर सूबे में भी मरकज़ में भी रूल करती आ रही है, यानी थ्रू आउट पिछले कोई 40 सालों से। वो कह रहे हैं हम सियासत हमें आती है करने, हम सियासी पार्टी हैं, वो कहते हैं आपके लीडर को सियासत नहीं करनी आती। मेरी गुजारिश है, का फोकस अवाम नहीं है, वो कह रहे हैं आपके लीडर मेरे भाई हैं, इनसे गुजारिश है, मेरी काइंडली मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी सिर्फ गुजारिश इनसे ये है कि ये 40 साल गिनवा दें नून लीग के। कौन से 40 साल नून लीग ने हुकूमत की है पाकिस्तान में, पंजाब में? मैं 15 सालों की तरफ भी आती हूँ, जो इनका अपना सूबा है। जी देखे ना, अब बेसिकली क्या है कि उस दौर के अंदर खान साहब का जो अगर ये बात थी ना, तो खान साहब ने इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री को बूस्ट अप किया था। आप देखें टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस वक़्त, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उस वक़्त कहाँ पे जा रही थी, रोज़गार लोगों को मिल रहा था। और इसके साथ साथ अगर कोई तबका उस वक़्त पिसा हुआ था तो उसके लिए एहसास प्रोग्राम लाया गया।
لیکن بارہ صاحب آپ اس چیز پہ اتفاق کریں گے، ایک منٹ بارہ صاحب آپ اس چیز پہ اتفاق کریں گے، آپ کا جو طرز سیاست تھا مار دو گھسیٹو احتساب کرو لانگ مارچ دھرنے احتجاج، یہ آپ کی سیاست نہیں دیکھیں میں نا اچھا اس میں آپ جو 3.5 سالہ دور ہے اس میں آپ 2 سال کا دور تو آپ کرونا کا نکال لیں. اب پہلے دیکھیں نا دیکھنا ان چیزوں کو بھی اچھا مل گئے ورنہ پاکستان کا فلودہ اسی میں نکال دینا تھے انہوں نے. وہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرے میرے بھائی. باری باری بات لیکن میں بولتے رہے آپ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن میں یہ کہوں گا کہ کرونا آپ کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز تھا. لیکن یہ بھی آپ ایڈمٹ کریں ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ میں نے پوری بات آپ کی سنی دیا جاتا ہے. اچھا کس پالیسیاں تھیں کرونا میں جس طرح جب پورا ملک ڈسیبل کر دیا. اگلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہ جو ساری چیزیں گنوائی جا رہی ہیں نا اس وقت انصاف ہیلتھ کارڈ آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ایک بندہ تھا ہر بندے کی جو سیکیورٹی تھی انشورنس تھی اس کی کہ وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جائے اس کو بیسیکلی بیسک جو چیزیں تھیں ان کے اوپر توجہ تھی. یہاں تک تھا کہ لوگوں کو ایسا مزدور طبقہ ایسے لوگ ان کے لیے شیلٹر ہاؤس بنائے گئے ان کے لیے مطلب بیسیکلی گراس روٹ کے اوپر جو بھی اس وقت کے حالات تھے اس کے مطابق لوگوں کو کمپنسیٹ کیا گیا. اب یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت یہ جی انہیں چور کہا گیا جی کہ جی میاں فیملی یہ چور ہے یہ کرپشن کرتے ہیں. یہ مجھے بتائیں ایون فیلڈ کی اگر بات ہوئی تھی تو وہ کیا آج وہاں پہ میاں فیملی وہاں پہ نہیں رہ رہی؟ ہمارا ٹاپک اچھا نہیں دیکھیں نا میں اسی لیے میں بات میں نے کی ہے نا کہ جب یہ بات سے بات نکلتی ہے. اب جب یہ ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کرپشن تو یہ مسئلہ ہی آج تک جتنی بھی دیکھیں کہ پچھلے جتنا بھی یہ دور ان کا آیا ہے پیپل پارٹی کا دور زرداری کی آپ حکومت دیکھ لیں ان کے جنہوں نے ایک دوسرے کو آپس میں گھسیٹنا تھا. وہ فرح بی بی کا نام لیتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آج پورے 3 سال ہو گئے حکومت میں کہتے ہیں کیا میں کہہ رہا ہوں پھر وہی بات سنیں نا ریکارڈنگ موجود ہے کہ 3 کیرٹ کی مجھے انگوٹھی چاہیے جس کے بدلے القادر میرا خیال ہے کہ یہاں کچھ ایٹیکیٹس ہونے چاہیے کہ جب ہم بات کر رہے ہیں نا پڑھے لکھے بندے ہیں بات سنیں نا. دیکھیں آج اگر چینی کی آپ قیمت آپ کو پتہ ہے کیا اس وقت 200 سے اوپر جا رہی ہے. کیوں ہے سر 250 میں بھی نہیں مل رہی؟ نہیں دیکھیں کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی فورس نہیں جا کے کسی کو پوچھتی کیونکہ بیسیکلی ٹوٹل جو اس وقت رولز کر رہی ہیں دونوں پارٹیاں ان کی ذاتی جو ہے نا وہ شوگر ملے ہیں. اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے اور نہ ہی اس کو کوئی دیکھے گا. باقی جو مہنگائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. رہی بات کہ آپ جب تک اس ملک کے اندر عوام کی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے کہ جی ہمارے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح بھی عمران خان یا پی ٹی آئی کو بوسٹ اپ کر کے ساتھ چلایا لیکن آپ دیکھیں کہ حالات کو کس طرح کنٹرول کیا گیا. ہم نے آ کے اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھ دیا کہ جی جو ہم نے 3-3.5 سالوں میں کیا ہے اس کو آپ دیکھ لیں اور جو اس سے پہلے پچھلے 40 سالوں سے جو پارٹیاں کرتی آ رہی ہیں اس کو سامنے رکھ کے آپ فیصلہ کر دیں. 24 نومبر کو عوام نے جو فیصلہ کیا ہے جب آپ عوام کے فیصلے کو آپ چوری کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ جی اس ملک کے اندر لوگ انویسٹمنٹ لے کے آئیں. یہاں سے تو لوگ دیکھیں آج 30 سے 35 لاکھ بندہ پچھلے 3 سالوں سے یہاں سے ہجرت کر کے اس ملک کو چھوڑ کے اپنی چھوٹی موٹی انڈسٹری یہ ساری یہاں پہ اپنا کاروبار وائنڈ اپ کر کے لوگ اپنے گھر بار اپنا چھوٹا وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ تھا. سب سے زیادہ تو نوجوان جو ہے وہ بیچارے عاجز آئے وہ سب سے زیادہ تعداد میں بھاگے ہیں. چیمہ صاحب روزگار نہیں ہے ماں باپ کے مکان اپنی جائیدادیں بیچ کے باہر بھاگ رہے ہیں. اب بتانا یہ چاہتے ہیں عمران خان آن فورم خود کہہ چکے ہیں یہ بات کہ پلیز لوگ ملک چھوڑ کے نہ جائیں. کیا خان صاحب نے سپیچ نہیں کی تھی جب 2 سالوں میں 7 لاکھ لوگ چلے گئے؟ حالانکہ میں کہتا ہوں خان صاحب نے غلط سپیچ کی تھی. اپنے سالانہ
वाला हिसाब दो। बात सुने, खान साहब के साथ गुजर गए, आप बताएं 3 सालों में मैं बता रहा हूँ कि जब पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, घी 140 रुपए था, चीनी 50 रुपए थी, उस वक्त इमरान खान को इस मुल्क में मुसल्लत किया गया, मुल्क को डिस्टेबल किया गया, सड़कों पे देखिए रूट कॉज आपने देखे फर्ज कर खुदा ना खास्ता किसी जगह पे आग लग जाती तो आप क्या उसकी रूट कॉज नहीं ढूंढेंगे कि इसकी रूट कॉज क्या है, कहां से ये इग्नाइट कहां से हुआ है। आप देखें अगर इमरान खान ने 2022 से लेकर, मेरी बात सुने, 2022 से लेकर 2024 तक सड़कों पे रहे हैं और क्या कहते रहे, मैं ये कर दूंगा, मैं जला दूंगा, गिरा दूंगा, मार दो, पकड़ लो, जला दो। पाकिस्तान की तारीख में क्या कोई ऐसी सियासी पार्टी है जिसने फौज के ऊपर हमला किया? क्या पाकिस्तान की कोई ऐसी सियासी पार्टी है जो अपनी फौज को सारा दिन गालियां देती रहे? ये तो वो काम कर रहे हैं जो इंडिया भी नहीं कर सकता। देखिए ना, मेरी बात, महंगाई की तरफ वो तो आज भी एहतजाज कर रहे हैं, वो तो कहते हैं हम फिर सड़कों पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप मैसेज दे रहे हैं कौम को, आप अवाम को मैसेज दे रहे हैं कि आप अवाम को रिलीफ ये महंगाई के लिए सड़कों पे नहीं आ रहे। आप करें ना, आपकी हुकूमत है, मेरी बात सुनिए, वो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम है, ऑपोजिशन का क्या काम है? टफ टाइम देना, एहतजाज करना, वो करेंगे, उन्होंने बाज नहीं आना। कैसे एहतजाज किस लिए? अवाम के लिए एहतजाज कर रहे हैं, मुझे बताएं ये महंगाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इनका केपी का नया वजीर आला जो पहले को रिप्लेस करके जो कपड़े बदले हैं इन्होंने, वो अली बिन गंडापुर आया तो उन्होंने कहा जी खान साहब ने बड़े मर्दे यहाँ लगा दी। सोहेल अफरीदी आया, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी मैं सारे लोगों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद में दावा बोलूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज, अगर सोहेल अफरीदी ये कहता कि मैं सारी केपी को इकट्ठे करके इस्लामाबाद इसलिए लेके जाऊंगा कि महंगाई कम होनी चाहिए, तो मैं इनकी बात मान लेता। वो कह रहे हैं कि मैं सारा केपी के उठा के इस्लामाबाद लाऊंगा, क्यों? क्योंकि एक मुजरम जो जेल में उसको रिलीज करवाना है हमने। इनका कभी भी मोटिव अवाम रहा ही नहीं। मैंने आपको कई मिसालें दी हैं कि इनका एक ही मोटिव है कि जिस तरह मर्जी इक़्तिदार में आ जाए, जिस तरह मर्जी फौज को। अभी देखें जुम्मे वाले दिन इनके जो केपी के सोहेल अफरीदी साहब है वो कोर कमांडर उमर अहमद बुखारी साहब को मिले हैं। सैटरडे को उन्होंने करक में जलसा किया है और मजाल है उन्होंने कौम को ये बताने की ज़हमत की हो कि मेरी कल मीटिंग हुई है। इस कदर ये झूठ बोलते हैं, इस कदर अवाम को गुमराह रखते हैं। और तकरीर वहां पे क्या की है, जो डीजीआईएसपीआर के बारे में किस तरह की वर्डिंग यूज की है, मैं मार दूंगा। देखिए इनके ड्यूल फेस है। क्यों छुपाया? सोहेल अफरीदी साहब ने क्यों छुपाया? वो तो अगर बड़ी मीटिंग थी, वो बताते हैं अवाम को कि मैं मिला, मेरी ये बात है। एक मिनट, फिर मेरी डिबेट कहीं और जा रही है, आप लोग इल्जाम दराजे से हट जाएं। मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूं, अब उनकी हुकूमत नहीं है, उन्होंने सड़कों पे रहना है, उन्होंने अभी भी कह दिया है। आप अपने सूबे की बात करें, आप पंजाब की बात करें, आप पंजाब की बात करें, चीमा साहब आप पंजाब की बात करें, पंजाब के अवाम को कब रिलीफ देंगे? पंजाब में क्यों? पंजाब में तो आप एहतजाज भी नहीं करने देते, दफा 144 लगा देते हैं, आप उनको क्रैकडाउन करते हैं, उनको रोकते हैं। इस जमहूरी मुल्क में एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो है हर एक का बुनियादी हक है। सर मैं कह रही हूं जो ये एहतजाज करते थे, पेट्रोल बम पुलिस पे फेंकते थे, वो पुरअमन था। देखें मुझे बताएं कि पंजाब की अवाम की जान माल इज्जत की हिफाजत की कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बताएं कौन जिम्मेदार है इसका? मेरा फिर क्या पंजाब गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है? और अगर पंजाब गवर्नमेंट लेती है, मेरा वही सवाल है कि आप अवाम को बुनियादी जो जरूरियातें जिंदगी हैं रिलीफ कब दे रहे हैं, महंगाई कब कम होगी, रोजगार कब दे रहे हैं? मैं आपसे वही बात कर, जितने मैंने मोर देन 90 स्कीमें बताई हैं जो पंजाब गवर्नमेंट में डे, कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मरियम नवाज साहबा कोई ना कोई अवामी मनसूबे का। मुझे ये बताएं जो मजदूर कार्ड है वो अमीर के लिए, मुझे बताएं जो हेल्थ कार्ड है वो मजदूर के लिए। आटा क्यों नहीं सस्ता कर रही? मैडम क्यों, क्या हो गया? मरियम बीबी बिजली क्यों नहीं सस्ती कर रही? पहले आप कह रही थी कि गंदम सस्ती है, अब कह रही देखिए। और मैं कह रही हूं किसानों से आप लोगों ने कोड़ियों के भाव ली। गुजारा ये है कि मेरा ख्याल है जितने भी इनिशिएटिव है, इलेक्ट्रिक बस में कौन सफर करेगा? क्या कोई अमीर आदमी सफर करेगा? क्या वो गरीबों के लिए नहीं है? नहीं, अमीर बसों पे क्यों बैठेंगे आप लोगों ने? अमीरों के टैक्स से तो आप लोग जो हैं जो जिंदगी शहाना मरियम नवाज का हर एक्शन गरीब के लिए। तो हम बैठेंगे जो आपको टैक्स देते हैं, जो आप आपको वोट दे के लेके आए हैं, आप गाड़ियों में बैठे, आप लग्जरी गाड़ियों में, आप प्रोटोकॉल ले, आप हूटर वाली गाड़ियों में घुमा करें, बसों में तो आवाम बैठेंगे, गाड़ियों में घूमेंगे तो लोगों के लिए कुछ करेंगे ना, बसों में तो हम बैठेंगे। इलेक्ट्रिक बसें जो है वो क्या वो गरीब आदमी के लिए नहीं है क्या? उसमें अमीर आदमियों ने सब मुझे ये सिर्फ बता दें कि आप मरियम का मुआवजा करें तो सही बाकी तीनों सूबों से। क्या ये तीनों सूबे मिलकर भी मरियम के 1/4 हिस्से के बराबर इन्होंने काम किया? देखें उसको एक बदहाल सूबा 3.5 साल जिसके ऊपर उस्मान बुजदार, मैं हल्फन कहता हूं अगर खारा ये
یہ سوری میرے بھائی یہ بارہ صاحب اگر ان سے آپ آف دا ریکارڈ پوچھیں گے تو یہ کہیں گے کہ پنجاب کی عوام سے اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں تھی کہ عثمان بزدار کو یہاں پہ لگا دیا. اور عثمان بزدار کو کیوں لگایا گیا؟ کیونکہ فرا گوگی جو کرپشن کی جو جد امجد تھی اس نے یہ سارا کام کیا. وہ جو 3.5 سال تباہ شدہ اور اس کے بعد مجھے بتائیں پرویز رائی سب سے بڑے ڈاکو تھے پنجاب کے, عمران خان ان کو مسلط کر دیا. اب جب وہ بدحال صوبہ خیال ہے کہ میرے بھائی اب دیکھیں اوور دا نائٹ تو چینج نہیں آنی. آپ صرف دیکھیں مجھے بتائیں میری انشاءاللہ 5 سال کا ٹینور ہے, 5 سال کے لیے عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. انشاءاللہ 5 سال بعد جب ہمارے 5 سال پورے ہو جائیں گے ہم عوام کے پاس جائیں گے اور ان کو بتائیں گے ہم نے آپ کو کیا دیا. اگر وہ انہوں نے پسند کیا ہم دوبارہ گورنمنٹ بنائیں گے. عوام نے تو اپنا فیصلہ دے دیا تھا, یہی تو وہ کہہ رہے ہیں. چلے خیر آپ جواب دیں. اچھا جی میں دیکھیں بیسیکلی پھر ہم ٹریک سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہیں. آپ لوگ الزام درازیاں کر رہے ہیں. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جب سہیل افریدی کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ اس نے جو ہے وہ ملاقاتیں کی یا وہ بات کر رہا ہے کہ اپنے اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارا NFC ایوارڈ کا جو 2000 ارب روپیہ بنتا ہے وہ وفاق ہمیں کیوں نہیں دے رہا. جو 600 ارب روپیہ انہوں نے اینٹی ٹیررزم ہر بات کو تھوڑا سا صبر تو کریں. ابھی آپ بیٹھے نہیں, اب الزام دیکھیں جب آپ ٹائم پہ جواب دیں نا. یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ فوری طور پہ. اچھا آپ دیکھیں نا, جب اس صوبے کے اندر آپ حالات دیکھ لیں کہ پچھلے 40 سال سے وہاں پہ جنگی حالات رہے ہیں, آج بھی وہاں پر آپریشن ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی جو جتنا بھی چونکہ وہ ہمارا بیسیکلی وہ ساری کی ساری باؤنڈری افغانستان کے ساتھ لگتی ہے, حالات جو بھی ہیں وہاں پہ گورنمنٹ. اب یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی دیکھیں فیصلہ مدیہ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہیں, جب آپ ووٹ کاسٹ کرتی ہیں جس فرد کو جس پارٹی کو ووٹ دیتی ہیں اس سے جو آپ کی توقعات ہوتی ہیں جب وہ پوری ہوتی ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ ان کو ووٹ دیں گی, ورنہ آپ اس بندے کو ووٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. اب اسی طرح ہی ایک اس صوبے کے عوام کا ایک بنیادی جو حق تھا وہ پچھلے اگر 3 ٹنور سے وہ ووٹ دے رہے ہیں تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی وہاں پہ بدحالی ہے؟ اگر وہ وہاں پہ بدحالی ہے, کچھ غلط ہے, وہاں پہ مہنگائی ہے, کچھ مسئلے مسائل ہیں, تو وہ عوام فوری طور پہ ان کو ریجیکٹ کر دیں گی. دیکھیں وہاں پر بڑے بڑے اتحاد بنا کے بھی آئے, لیکن PTI نے وہاں پہ 2/3 سے زیادہ اکثریت میں آج بھی وہ پارٹی بیٹھی ہوئی ہے. جس طرح سارا کچھ کیا میں دیکھیں میری بات سن لیں نا, آگے بات سن لیں. رہی بات کہ یہاں پر اس ملک کا جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے نا, میری آج بات یہ لکھ کے پاس رکھ لیں, کوئی بھی معاشرہ اور کوئی بھی ملک اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک وہاں پر نظام عدل جو ہے وہ بہترین نہ ہو, جہاں پر عدلیہ آزاد نہ ہو. آج آپ دیکھ لیں کہ جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے ججوں کو گریٹ افسر کے برابر بھی نہیں درجہ دیا جاتا, اور جب ان کے ذریعے سے آپ بیسیکلی ہر چیز کو ڈیٹیل کریں گے. آپ لوگ حکمران ہمارے, میرا وہ بنیادی جو بیسک کوئسچن تھا نا, آپ لوگ اس کو جتنا مرضی گھماتے میں مہنگائی پہ ہی بات کر رہا ہوں. مہنگائی پہ آؤں, آپ نے یہ کہنا کہ جو ایک عام آدمی ہے اس کو ریلیف دینے, میں تو آپ کو بات, میں اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مشورہ دیں کہ کس طرح ہم روزگار پیدا کر سکتے ہیں, کس طرح آپ اس ملک کے اندر مہنگائی کو کم کر سکتے ہیں. تو میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے پاس بہترین مثال چائنا کی ہے. آپ کو پتہ ہے 1969 کے اندر چائنا پاکستان سے ریلوے کے انجن خریدتا تھا. آپ کے علم میں ہے یہ بات؟ میرے بالکل علم میں ہے. اچھا یہ دیکھیں کہ چائنا کہاں کھڑا تھا, لیکن بدقسمتی سے آپ دونوں کے ساتھ معذرت, وقت کی بہت قلت ہے. لب لباب یہ ہے جی آج کی اس ڈیبیٹ کا, ان دونوں معزز مہمانوں کو, دونوں بڑی سیاسی پارٹیز کے جو ترجمان ہیں ان کو بلانے کا, کہ یہ ایک پاکستان کا جو عام آدمی ہے, اپوزیشن اور حکومت, نہیں میں وہی تو آپ کو بتانے لگا ہوں نا کہ اس کا حل کیا ہے, بے روزگاری کم ہوگی یا نہیں. آج آ کے یہ جو ہماری ساری ڈیبیٹ ہے الزام درازی پہ ختم ہوئی ہے, دونوں حضرات جواب دینے سے قاصر ہیں. اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد